प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग ना ऐसे आते हैं, एमेनोरिया के बहुत सारे लेडीज पेशेंट आती हैं। तो एमेनोरिया मतलब उनको मेंसेस ही नहीं आ रहे हैं, कितने दिन से नहीं आ रहे हैं, तो कभी उनको 1 महीना का साइकिल मिस हो जा रहा है, कभी कभी 2 महीने से नहीं आते, कभी 4 महीने से नहीं आते। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि उनका डायग्नोसिस करना चाहिए कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का प्रॉब्लम है कि नहीं है। फिर हमें ये देखना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि खाने पीने में कुछ गड़बड़ हो गया, या अधारणीय वेग जो है उसको अगर रोक के रखे बहुत दिन तक, उसकी वजह से अपान वायु जो रहता है वह क्या करता है कि आर्तव का ना क्षय करता है बहुत ज्यादा, और आर्तव जो होता है वो महीने में नहीं आता। तो वो लोग क्या करते हैं कि कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आयुर्वेद में एक दवाई आती है रज प्रवर्तनी वटी। तो रज प्रवर्तनी वटी है वो कभी कभी दे सकते हैं क्योंकि इसमें क्षार बहुत ज्यादा होता है। तो रज प्रवर्तनी वटी दिया तो मेंसेस आ जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा रुक्षता की वजह से आर्तव क्षय हुआ है तो वह जानना बहुत जरूरी है। वही चीज मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी क्या है, जो बुक है ये डॉक्टर शिप्रा जी की बुक है, इन्होंने दिया है शुभम जी ने, मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ये बुक सब लोग के पास है क्या जो आज लेक्चर में है? यस सर। हाँ, तो देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस अभी क्या है, केवल थ्योरेटिकल नहीं करना, आप लोगों को प्रैक्टिकल सब आना जरूरी है। तो आर्तव व्यापक जो है, आर्तव एवं ऋतु चक्र से संबंधित व्याधियों के अंतर्गत आर्तव क्षय मतलब ऋतु चक्र जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या जो मेंसेस का जो ब्लड है उनके संबंधित जो व्याधियां हैं उनके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आर्तव क्षय आता है। आर्तव क्षय मतलब जो मैंने कहा कि कभी कभी महीने में कोई साइकिल मिस हो गया तो उनको मेंसेस नहीं आया, ये यूजुअली बहुत सारे लोगों को होता है। फिर है दूसरा है नष्टार्तव, मतलब मेंसेस ही पूरी तरह से बंद हो गया। जैसे मेरे पास एक पेशेंट है तो उनका एज है 40 इयर्स, तो उनको क्या होता है कि मेंसेस आता ही नहीं है, नष्ट आर्तव हो गया। तो उसमें क्या हो गया है कि उनको हर महीने क्या होता है कि और उनका हिस्ट्री ऐसा है कि उन्होंने बहुत सारा मतलब प्रेगनेंसी के लिए बहुत सारी मेडिसिन खाई, तो मेडिसिन की वजह से उनके बॉडी में इतना ड्राई आते नहीं है। लेकिन जब मेंसेस आते हैं तो उनके ब्रेस्ट में हैवीनेस होने लगता है, बैक में पेन होने लगता है, लेकिन बस ये है कि इतनी ज्यादा ड्राइनेस है कि उनको मेंसेस निकल नहीं पाता। तो ऐसे बहुत सारे और भी पेशेंट आए तो मैंने उनको ये दिया, बस्ती दिया, जो तेल का अनुवासन बस्ती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तेल का अनुवासन बस्ती दिया शीरबला तिल का। और दूसरा मैंने उनको ब्रीहण करने के लिए स्वर्ण मकर ध्वज, पुष्प धनवारस, फल घृत वगैरह दिया, तो उनके मेंसेस शुरू हो गए बहुत सारे पेशेंट को। और एक और दवाई है नष्ट पुष्पांतक रस। नष्ट पुष्पांतक रस जब देते हैं तो जो भी मेंसेस रुका हुआ है वो मेंसेस आने लगता है। तो ये जो प्रॉब्लम है नष्टार्तव मतलब मेंसेस नष्ट हो जाना, कभी होता है टेम्पररी, कभी होता है परमानेंट, लेकिन इसको मेनोपॉज नहीं बोल सकते हैं, रजो नाश नहीं बोल सकते, इसमें नष्ट आर्तव ये सिम्टम है। मेनोपॉज जो रहता है वो अपने प्राकृत अवस्था में 50 इयर्स में, 55 इयर्स के एज में, मतलब ईयर्स के एज में आता है, लेकिन उसको नष्टार्तव नहीं बोलते हैं। फिर है आर्तव दुष्टि। आर्तव दुष्टि का मतलब है कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनको कभी कभी व्हाइट डिस्चार्ज होता है, कभी कभी हैवी मेंसेस आते हैं, मतलब ऐसे मेंसेस आते हैं कि 15-15 दिन तक उनको मेंसेस आ ही रहे हैं। तो वह क्या पित्त की वजह से उसका द्रव गुण बढ़ जाता है आर्तव का। तो है अष्टार्तव दुष्टि, उसमें कभी कभी क्या होता है कि पस सेल आते हैं, कभी कभी स्कैंटी मेंसेस आते हैं, कभी कभी उसमें क्लॉट्स आते हैं। तो यह सब इसमें सुश्रुत संहिता में सब बताया है कि आर्तव दुष्टि होता है वो वात से, पित्त से, कफ से, फिर ग्रंथि रज होता है। बहुत सारे ऐसे टाइप्स बताए हैं उन्होंने, पोए से दूषित होना, पुरुष से दूषित होना, बहुत सारे टाइप्स बताए। उसको हम लोग जो डॉक्टर हैं हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। फिर है आर्तव वृद्धि, जो मैंने बोला अति वृद्धि, आर्तव का अति वृद्धि मतलब हैवी मेंसेस जो आना, मेनोरेजिया जो बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा मेंसेस आते हैं, तो पेशेंट लोग को कभी कभी 20-20 पैड तक चेंज करना पड़ता है, इतना ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। और उसी का एक टाइप है, एक तो आर्तव से रिलेटेड है और एक सोम रोग होता है, उसमें मेंसेस ना आके पानी आता है, जैसे यूरिन हो रहा है ना, लूज मोशन हो रहा है, उसी तरह से मेरे प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट आई हैं जिनको ना सोम रोग था। तो उनको क्या होता था कि डायपर पहन के रहना पड़ता था, मतलब पैड के साथ डायपर पहन के रहना पड़ता था, इतना मेंसेस, इतना पानी आ रहा था। और उनको ट्रीटमेंट दिया एलोपैथी में, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी, मतलब बहुत सारी दवाइयां दी लेकिन ठीक नहीं होती थी, और आयुर्वेद में उसको सोम रोग बोलते हैं। तो मैंने सोम रोग की चिकित्सा किया, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को,
जब एक एक पॉइंट कवर करूंगा तो सोम रोग की चिकित्सा किया तो वो एकदम पेशेंट ठीक हो गई। जो आयुर्वेद में बताया है ना वो एकदम परफेक्ट है। फिर है अस्रिक दर। अस्रिक दर एक तो है आर्तव वृद्धि। आर्तव वृद्धि मतलब आर्तव की वृद्धि होना, और दूसरा है अस्रिक दर। अस्रिक दर का मतलब है कि रक्त प्रदर होना, जिससे रक्त पित्त में नाक से खून आने लगता है, अधोग रक्त पित्त में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है। वैसे अस्रिक दर जो है उसमें एंडोमेट्रोसिस जो रहता है, एंडोमेट्रियम का जो लेयर रहता है उसमें बहुत सारे दुष्टि हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा मेंसेस आता है। तो अस्रिक दर और आर्तव अतिवृद्धि, इन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आर्तव अतिवृद्धि जो होता है उसमें मेंसेस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और अस्रिक दर जो है इसमें पेनफुल भी रहता है, मतलब पेन भी होता है, और ये ड्यूरेशन बहुत ज्यादा रहता है, और ये हर महीने आता है, और हर महीने वो स्टॉप नहीं होता है, और या कभी भी आ जाता है। तो इसको रक्त प्रदर बोलते हैं। अस्रिक दर में क्या दवाई देते हैं, तो बोलबद्ध रस देते हैं, फिर प्रद्रांतक लौ, प्रद्रांतक रस, फिर पुष्यानक चूर्ण, फिर उसके बाद में कुटजारिष्ट, अशोकारिष्ट, ऐसी दवाइयां देते हैं। तो आप लोग के पास आसपास भी ऐसे कोई पेशेंट आए तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि डायग्नोज करना बहुत जरूरी है, और डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। फिर है आर्तव क्षय। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आर्तव क्षय। तो इसका लक्षण सुश्रुत संहिता में बताया है, सूत्र स्थान में 15 चैप्टर में ऐसा बताया है। आर्तव क्षय यथोचित काल दर्शनात् अल्पता व योनि वेदना च, मतलब एमोनोरिया जो बताए हैं उसी को आर्तवक्षय बोला है। इसमें यथोचित काल दर्शना अल्पता, मतलब जब टाइम पे मेंसेस आना चाहिए उसमें अल्पता होना, मतलब मेंसेस कम होना। वा मतलब या योनि वेदनाम च, योनि में वेदना होना, मतलब बहुत ज्यादा वजाइनल पेन होना। फिर उसके बाद में सर्विक्स के एरिया में पेन होना, यूट्रस में पेन होना, बैक में पेन होना। ये योनि वेदना मतलब पूरे एरिया में वो पेन होता है। थाइज में पेन होना, और उसके वजह से ना पेशेंट को ना बहुत अनकंफर्टेबल होता है, मूड स्विंग वगैरह होता है, उसमें मेंसेस ही नहीं आते हैं, या कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। कभी कभी पेशेंट को हाफ मतलब आधा दिन तक आएगा और उसके बाद में मेंसेस बंद। तो इससे ना, और फिर क्या होता है कि वो मेंसेस क्लियर नहीं हो रहा है, वहां क्या है मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति है, मतलब आर्तव वाहिनी स्त्रोतस जो है ना वो पूरा ड्राई हो जाती है। उसकी वजह से आम की वजह से या वायु की वजह से या दोषों की वजह से आवरण हो जाता है, स्त्रोतोरोध हो जाता है, मतलब चैनल सब ब्लॉक हो जाते हैं। इसकी वजह से ना ये बहुत ज्यादा आर्तव का अल्पता होती है, और अल्पता होने के साथ में जो स्त्रोतस है वहां पे वायु है, वायु की वजह से क्या होगा, पेन होने लगता है, तो फिर सूखा सूखा हो जाता है। ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम पूछते हैं कि वजाइना में ड्राइनेस है क्या, बोलते हैं हाँ हमको वजाइना में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है। फिर और क्या सिम्टम होते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमें ना ऐसा लगता है कि वजाइना पूरा सूख गया है और वहां क्रैक्स पड़ जाते हैं, इतना ज्यादा ड्राइनेस होता है वजाइना के अंदर वॉल्स में। दूसरा है कि उनके पेशेंट, उनके मेल जो पार्टनर होते हैं, हस्बैंड वगैरह, तो जब वो सेक्स करते हैं तो वहां पे ना बहुत ज्यादा पेन होता है, इतना सीवियर पेन होता है कि उनको लगता है कि जान निकल जाएगी। क्यों होता है ये सब आर्तश, यह सब वायु की वजह से होता है। दूसरा है कि भाव प्रकाश के पूर्व खंड में बताया है कि कट्वम्ल लवणोष्णानी, मतलब कटु आहार का सेवन ज्यादा करना, अम्ल आहार का सेवन ज्यादा करना, लवण रस का ज्यादा सेवन, मतलब नमकीन चीजें बहुत ज्यादा खाना, जैसे वेफर्स खाना, और बाहर जो जंक फूड मिलता है वह ज्यादा खाना, उसमें लवण रस ज्यादा रहता है। कटु अम्ल मतलब खट्टे चीज ज्यादा खाना, विनेगर वगैरह, और जो भी फर्मेंटेड फूड आइटम है वह खाना। कटु रस मतलब बहुत ज्यादा लाल मिर्ची, विदाही अन्न पदार्थ, इनका सेवन ज्यादा करना। फिर उष्ण पदार्थ, बहुत गरम गरम चीज बहुत ज्यादा खाना। विदाही गुरुनी चा, विदाही मतलब कुछ ऐसे चीज खाते हैं जैसे पानी पूरी वगैरह खाया और उसमें बहुत ज्यादा तीखा डाल के खाया, या एक ही तेल में समोसा बना के, पकोड़े बना के खा रहे हैं, एक ही जला हुआ तेल है और उसी में जलेबियां बना रहे हैं। तो जला हुआ जो तेल रहता है वो खाने से क्या होता है कि वो थोड़ा भी खाएंगे ना तो पूरा हार्ट में बर्न होने लगता है, मतलब छाती में, गले में, सब जगह ना बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। तो यह विदाही पदार्थ होते हैं, और ये क्या होते हैं, आम युक्त रहते हैं, मतलब इससे आम उत्पन्न होता है और जलन होता है, खाना पचता भी नहीं है। ऐसे पदार्थों को विदाही पदार्थ बोलते हैं। फिर गुरुणी चा, गुरुणी मतलब अपना अग्नि से ज्यादा मात्रा में अगर खाना खाया जाए। उसके बाद में है फल शाकानी पानामी स्त्री कांक्षण अति आर्तवशय, मतलब बहुत ज्यादा जो ये रहते हैं शाक, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इन सबको अगर खाया जाता है तो उसके वजह से मतलब ये खाने की वजह से भी, और ये खाने से क्या होगा, पित्त की दृष्टि होगी,
और दूसरा इसकी इच्छा भी होती है, जो भी मैंने बताया कि कटु की बहुत इच्छा होगी, पेशेंट को यह खाया भी जाता है, वायु का भी प्रकोप हुआ है, और दूसरा है कि खाने की इच्छा भी होती है, क्योंकि यह स्त्री कांक्षा आर्तवशय, स्त्री को इच्छा होती है। क्या होती है कि कटु पदार्थ की इच्छा होती है, अम्ल पदार्थ, लवण, उष्ण, विदाही, गुरु पदार्थ की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल की इच्छा होती है, और बहुत सारा सूप और जूस पीने की इच्छा होती है। यह कांक्षा, आकांक्षा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ना एक तो वायु का प्रकोप हुआ है, और दूसरा है कि वायु के अपोजिट चीजों की इच्छा हो रही है, और ये खाने से भी दोस्ती होती है। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं, हिंदी में ये बताया कि उचित काल पर अर्थात प्रत्येक मास में आर्तव का न दिखना, मतलब हर महीने में मेंसेस न आना। इसके कारण और हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा वेट बढ़ना, ओवरवेट होना, पीसीओडी होना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 साल तक, क्योंकि क्या होता है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, उसमें सिस्ट हो जाते हैं, मतलब जो ओवरीज रहते हैं ना, जो मैच्योर फॉलिकल्स आने वाले होते हैं, वो मैच्योर फॉलिकल्स ना आके कच्चे कच्चे, जैसे अंगूर होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, उस तरह से कच्चे कच्चे बहुत सारे सिस्ट आ जाते हैं। और जैसे अंगूर में पानी होता है, उसी तरह से उसमें जो सिस्ट होता है उसमें पानी पानी सब जमा हो जाता है, और वो कच्चे कच्चे रहते हैं, जिससे नॉर्मल ओवा नहीं प्रोड्यूस हो पाता। उसके वजह से क्या होता है कि आर्तव क्षय होता है, मतलब मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति होती है, इसीलिए मेंसेस नहीं आता। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, लेकिन एक पेशेंट का मैं बता रहा हूँ। तो वो गुजराती ये फिल्म एक्ट्रेस थी, और वो एक पालकी सीरियल आता था जी टीवी में, 2005, 4 और 5 में आता था, आप लोग बहुत छोटे होंगे। उसमें वो कॉमेडियन का रोल करती थी। तो उसको ना पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज था, तो उसको ना ऐसे ओवरीज जो थे ना, वो फुटबॉल की तरफ बड़े बड़े हो गए थे। तो उन्होंने बॉम्बे हॉस्पिटल में उसको पंक्चर कराया और पूरा पानी निकाला सिस्ट का, लेकिन वो फिर से उतना ही हो गया। तो 3-4 सिस्ट थे और उसको मेंसेस नहीं आते थे। तो वो जब मेरे पास आई तो उसका वेट था 360 kg, इतनी ज्यादा मोटी, इतनी हैवी, उसको मतलब एलिफेंट की तरह दिखती थी। और फिर ना उसको सिम्टम देखे पीसीओडी के, तो उसको ना हार्मोनल इम्बैलेंस थे सारा, और उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो रहता है, मतलब फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल रहता है जैसे मेल्स में रहता है, तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा हाई था। फिर उसके बाद में उसको दाढ़ी मूंछ आती थी, जैसे हम लोग शेविंग करते हैं दाढ़ी मूंछ होगा, उस तरह से उसको शेविंग करना पड़ता था, मतलब हिर्सुटिज्म जो बोलते हैं, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस वो हो गया था। फिर उसके बाद में उसकी स्किन खराब हो गई थी, ड्राइनेस आ गया था, स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन हो गया था, और उसको 2-2 साल तक मेंसेस ही नहीं आते थे। तो और उसका वेट भी बहुत ज्यादा था, और उसका खान पान क्या था वो मैं बता रहा हूँ। मतलब वो टीवी सीरियल में काम करती थी, तो उसको रोज का 45,000 मिलता था, मतलब हर दिन का शूटिंग का। और उनके जो शूट्स रहते थे ना, वो 10-10, 12-12 घंटे कंटिन्यू रहेंगे। तो उसमें उसको ना अगर यूरिन आया है या स्टूल का प्रेशर है, वॉशरूम जाना है, तो उसको जाने का अलाउ नहीं होता था। तो वो जितना वेगावरोध कर रही थी, उससे वो पूरा आर्तवस वाहिनियां है वो सारा ब्लॉक हो गया था। तो इसके वजह से मेंसेस नहीं आते थे। फिर डॉक्टर्स ने क्या किया कि हार्मोन्स का ट्रीटमेंट शुरू किया, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिससे उसको जबरदस्ती मेंसेस लाने के लिए एस्ट्रोजन का कैप्सूल, इंजेक्शन वगैरह दिया जाता था। तो पहले तो उसको दिया गया, तो वो मतलब कुछ दिन मेंसेस आ रहे थे मेडिसिन से, लेकिन उसको बाद में वो मेंसेस ही आना बंद हो गए। फिर डॉक्टर्स ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि अब तुमको मेंसेस नहीं आएंगे, और उसका एज कुछ 30 इयर्स ही था, 30 साल की थी। और डॉक्टर्स ने कहा कि अब तुमको ये हो गया, मेनोपॉज हो गया, अब तुमको मेंसेस कभी नहीं आएगा। तो वो मेरे पास मेरा नाम सुन के आई बॉम्बे से, तो मैंने आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोस किया, और मैंने उसको जितना भी अपना ये है लेखनीय गण है, मेदवर गुगुल, और उसको मैंने बस्ती दिया, सहचरादि तेल का बस्ती दिया, बहुत सारा दवाई दिया उसको। तो उसको मेंसेस आने लगे। मेंसेस जैसे ही आने लगे ना, उसका वेट एकदम जल्दी 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 वेट लॉस होने लगा। और उसने फिर डाइट को भी, मैंने ऐसे कुछ दवाइयां दी, वो मैं फॉर्मूला बाद में बताऊंगा। तो वो मेडिसिन खाने से उसका भूख कम हो गया, और भूख कम होने के बाद ना उसका वेट कम हो गया, और वो कम होने के बाद 300 किलो वेट कम हो गया उसका 6 महीने में, 60 kg की हो गई, और उसके मेंसेस रेगुलर हो गए। तो उसके मेंसेस आज भी अभी तक आ रहे हैं, मतलब अभी 15 साल हो गए ट्रीटमेंट होके। तो और उसको फिर शादी हो गई उसकी, शत्रुघ्न सिन्हा जो है फिल्म बॉलीवुड एक्टर, उनके कोई भतीजा से उनकी शादी हुई है, तो उनको बच्चे भी हो गए। तो मतलब मुझे ये बताना था कि आर्तव क्षय जो रहता है वो बहुत सारे डिजीज के मैनिफेस्टेशन में एक सिम्टम रहता है। कभी प्रधान व्याधि रहता है, कभी एक परतंत्र व्याधि रहता है, कभी कभी स्वतंत्र व्याधि रहता है, मतलब कभी कभी मेन व्याधि रहता है, कभी कभी एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं।
उसके बाद में बता रहे हैं कि अल्पता होना, मतलब मेंसेस का जो फ्लो है वो बहुत कम होना, या 3 दिन तक सामान्य रूप से आर्तव का स्त्राव न होना, मतलब 3 डेज, मिनिमम 3 डेज भी न आना, इसको हम आर्तव क्षय बोलते हैं। फिर योनि वेदना होना, मतलब आर्तव क्षय से क्या होता है, वायु प्रकोपित हो जाता है, वायु की वजह से वजाइना वगैरह है, वजाइना, सर्विक्स और एंडोमेट्रियम वॉल, वो सारे ना ड्राई हो जाता है। ड्राई हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि प्रेशर तो आएगा अपान वायु की वजह से, अपान वायु फिर निकल नहीं पाएगा, तो वहां अंदर ही अंदर ना वायु प्रतिलोमित हो जाता है और उसकी वजह से पेन होने लगता है। तो पेशेंट बोलते हैं कि हमें ना मेंसेस तो नहीं आ रहे, लेकिन बहुत ज्यादा योनि में वेदना हो रही है, वजाइनल पेन हो रहा है। तो उसमें डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, पेन किलर देते हैं, जैसे ये दे दिया, कॉम्बिफ्लेम दे दिया, क्रोसिन दे दिया, पैरासिटामोल दे दिया, फिर उसके बाद में डाइक्लोफिनेक सोडियम दे दिया। लेकिन वो परमानेंट ट्रीटमेंट तो नहीं, वो तो बस पेन किलर होता है, पेन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, वो असली ट्रीटमेंट नहीं माना जाता। आयुर्वेद का जो चिकित्सा होता है वो परमानेंट होता है। कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ। फिर वो स्त्री को क्या होता है कि वायु का प्रकोप हुआ है, तो वायु का प्रकोप हुआ है, और दूसरा है कि उसका मूड भी एकदम एंजाइटी और बहुत ज्यादा घबराहट और डिप्रेशन आ रहा होता है, तो उसको ना बहुत ज्यादा कटु रस खाने की इच्छा होती है, अम्ल उष्ण विदाही गुरु पदार्थ की इच्छा होती है, माइंड पे भी इफेक्ट होता है, शाक पदार्थ मतलब लीफी वेजिटेबल खाने की इच्छा होती है, पकोड़े खाने की इच्छा होती है, और पेय पदार्थ मतलब बहुत सारा सूप और जूस पीने की इच्छा होती है। ये सिम्टम दिखता है। अब इसकी चिकित्सा कैसे करनी है, तो तत्र संशोधनम संशोधनम भाग्ने आयतम च द्रव्याणम विधि उद्योगः, सुश्रुत संहिता में बताया है कि विधि पूर्वक संशोधन करना चाहिए। मतलब जो सुश्रुत संहिता के टीकाकार है उन्होंने बोला है कि पहले वमन करना चाहिए, और यह जो बोला है वह प्रैक्टिकल भी हम करते हैं। तो पेशेंट को पहले स्नेहन शोधन कर देना है 7 दिन तक। आप लोग ना 4th ईयर में, मुझे आपको पंचकर्म में पढ़ाना है, मैं उसको भी अच्छे से पूरा एकदम परफेक्टली प्रैक्टिकल बताऊंगा, और मैं लाइव भी दिखाऊंगा आप लोगों को। जो मेरे पेशेंट वमन कर रहे हैं, बस्ती नस्य रक्त मोक्षण कर रहे हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो क्या है ना कि वमन जब कराते हैं तो जितना भी कोष्ठ है, कोष्ठ की शुद्धि हो जाती है, आम निकल जाता है, और उसके बाद में मार्गावरोधन संप्राप्ति है वो भंग हो जाती है, इसलिए वमन करना चाहिए। और इसमें बोला है कि विरेचन नहीं करना चाहिए। विरेचन करने से क्या होगा कि पित्त का क्षय हो जाएगा। पित्त और आर्तव और रक्त इन सब का संबंध रहता है। तो दलनाचार्य जी बोलते हैं कि इसमें अगर हमने ये किया, विरेचन किया, तो पित्त का क्षय हो जाएगा। पित्त का क्षय होगा तो आर्तव का भी क्षय हो जाएगा। और चक्रपाणी जी जो है चरक के टीकाकार, जिन्होंने आयुर्वेद दीपिका नाम का टीका लिखा है चरक संहिता पे, उनके अनुसार बताया है कि शोधन द्रव्यों की उपयुक्त मात्रा में योग्यता के अनुसार स्रोतसों की शुद्धि हेतु ऊर्ध्व शोधन करना चाहिए, और ऊर्ध्व शोधन के साथ साथ वमन करके विरेचन भी करना चाहिए। लेकिन अगर हम स्नेहन अच्छे से कर रहे हैं तो हिसाब से ही पित्त निकलता है, दीपन पाचन करके। दलहन और ये चक्रपाणी, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि चक्रपाणी जो थे वो बोलते हैं कि हम अगर स्नेहन अच्छे से कर रहे हैं और हम अगर पेशेंट को अच्छे से कर रहे हैं तो फिर विरेचन भी देने में कुछ पित्त का क्षय नहीं होगा, हम पित्त को बैलेंस कर देंगे। लेकिन दलहन जी जो है वो मेन, वो लोग क्या है, सर्जरी प्रधान है, मतलब सर्जन है वो लोग, तो वो लोग बोलते हैं केवल वमन करा दो और उसके बाद में आप विरेचन मत कराओ। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि फील्ड अलग अलग है दोनों का। फिर उसके बाद में आर्तक्षय होता है ना, तो क्या देना है, और ये प्रैक्टिकल मतलब रिजल्ट आता है कि तिल लाना है, और जो भी ना बीज वाले पदार्थ हैं, जैसे जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, फिर मेथी हो गया, यह सब जो बीज वाले पदार्थ खाएंगे ना, उससे क्या होगा, और जो आग्नेय होते हैं जिसमें अग्नि महाभूत होता है, जैसे जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, तिल हो गया, ये सब गर्म दवाइयां हैं, आग्नेय द्रव्य हैं, इससे ना मेंसेस अच्छे से आने लगते हैं। फिर माश देना है, मतलब उड़ीद देना है, सूरा देना है, शुक्त का प्रयोग करना है। तो मतलब सूरा अगर नहीं मिल रहा है, सूरा क्या है, बैन किया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने, तो सूरा के बदले में हमारा जो आसवरिष्ट है, जैसे कुमारी आसव हो गया, और आर्तवशय में हम लोग क्या आसवरिष्ट देते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो एक जीरकाद्य रिष्ट आता है, जीरा से बना हुआ जीरकाद्य रिष्ट आता है। फिर मृद्विका रिष्ट आता है, मतलब किशमिश से बनाया हुआ मृद्विका रिष्ट। फिर द्राक्षा रिष्ट आता है। फिर ये दशमूला रिष्ट आता है। और अगर आर्तव क्षय बहुत ज्यादा हो गया है, तो 1-2 बार हो गया है, तो हम लोग क्या देते हैं, गर्भाशय शोधन करने की दवाइयां हैं। तो जैसे रजब प्रवर्तनी वटी सुबह शाम 2-2 गोली दे दिया, और फलगृत दे दिया खाने के लिए, वो फलगृत से स्नेहन होगा। और ये होता है गर्भाशय शोधन के लिए 3 दवाइयां हैं, वो आप लोग लिख लीजिए, याद करिए।
तो है देवदार अरिष्ट, देवदार से बना हुआ जो अरिष्ट होता है। दूसरा है कार्पास मोलासव, मतलब जो कॉटन होता है, कॉटन का जो पेड़ का जो मूल होता है, रूट्स, उससे जो आसव बनता है, कार्पास मोलासव। तीसरा है दशमूलारिष्ट। इसको जब देते हैं ना तो मेंसेस आने लगते हैं। और ये रजब प्रवर्तनी वटी का ऐसा है कि कभी एक बार पीरियड मिस हो जाए तो पीरियड मिस होने से क्या सिम्टम होते हैं, तो वो पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर हमारा ना पीरियड मिस हो गया। तो पहले तो हमें देखना चाहिए कि वो पेशेंट का ये सेक्स इंटरकोर्स तो नहीं हुआ है। अगर इंटरकोर्स हुआ होगा तो वो प्रेग्नेंट होगी लेडी। और अगर और अभी ये एमेनोरिया भी दो टाइप का होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक प्राइमरी होता है। प्राइमरी होता है कि जो थोड़े दिन के लिए हुआ है, मतलब जो टेम्पररी हुआ है, 1-2 महीना जो मिस हो रहा है, तो हमें ये पहले देखना है कि वो मतलब प्रेग्नेंट तो नहीं है, प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अब प्रेगनेंसी टेस्ट अगर कंफर्म होता है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं है और तब भी मेंसेस मिस हो रहा है तो उसमें हमें ना रजब प्रवर्तनी वटी, देवदार अरिष्ट, कार्पास मोलासव, यह सब देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो डॉक्टर एक्सपीरियंस नहीं होते हैं वो लोग ना प्रेग्नेंट लेडी को भी ये सब दवाइयां दे देते हैं, ये रजब प्रवर्तनी वटी, देशमूलारिष्ट। तो इससे क्या होता है, डिफॉर्मिटी होता है। इसलिए कंफर्म डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में काश्यप संहिता जो है, जो बाल रोग के लिए लिखी गई है, काश्यप संहिता में बताया कि अनुवासन बस्ती देना चाहिए। मतलब हम जब तेल का बस्ती देते हैं, जैसे चरक संहिता में इसमें योनि व्यापक चिकित्सा में बताया है कि शीर बला तेल, शुद्ध बला तेल, धानवंतर तेल, बला तेल, ये जो बस्ती रहता है उसका अनुवासन बस्ती जब देंगे तो क्या होगा कि वहां पे वो बस्ती क्या करेगा कि गुद बस्ती जब हम दे रहे हैं, गुद मार्ग से जब दे रहे हैं तो क्या होगा कि वहां पे स्नेहन होगा। स्नेहन होगा तो जो भी जैसे कोई चीज सूख गया है, बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है, आर्तवाहिनियां ड्राई हो गई, तो वहां पे लुब्रिकेशन होगा। लुब्रिकेशन होगा तो अपने आप वहां पे स्नेहन से वहां पे सॉफ्टनेस आ जाएगा। सॉफ्टनेस आएगा तो वायु जो है वह पूरा रुक्ष के ऑपोजिट स्निग्ध गुण मिल रहे हैं, तो वायु अनुलोमित होने लगेगा और अच्छे से मेंसेस आने लगते हैं। तो यह बताया। दूसरा है कि और ऐसा अनुवासन बस्ती के सामने निरू बस्ती का भी है। कभी कभी क्या होता है कि मेंसेस रुके रहते हैं और हम लोग ना निरू बस्ती देते हैं 1-2 बार, तो निरू बस्ती के साथ जैसे ही जोर से मोशन होता है उसी टाइम पे पेशेंट को ये आने लगता है, मेंसेस आने लगते हैं। तो वायु को हमें कंट्रोल करना है, तो इसलिए अनुवासन बस्ती सबसे सेफ है। फिर हेलो, मेरी बात समझ आ रही है क्या कि मैं अकेले ही बोल रहा हूँ कुछ भी? यस हेलो सर। अगर मैं कुछ ज्यादा ही शुद्ध शुद्ध आयुर्वेदिक भाषा बोल रहा हूँ, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप लोग मुझे बताइए। नहीं सर, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आप लोग ना केवल बुक से पढ़ लेंगे और फिर भूल जाएंगे, ऐसा नहीं। आप लोग को समझना चाहिए। आप लोग डॉक्टर बन रहे हैं, आप लोग ना अभी इंटर्नशिप करेंगे, वहां आपके पास रोज ऐसे पेशेंट आएंगे गायनेक वार्ड में, तो वहां बताएंगे कि हमें मेंसेस ही नहीं आ रहे हैं, या आप लोग के आसपास भी लोग जो है गर्ल्स, उनको भी मेंसेस नहीं आते हैं। तो हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि क्यों नहीं मेंसेस आ रहे हैं, क्या कॉज है। उसके बाद में भाव मिश्रा जो है, जो भाव प्रकाश निघंटू लिखते हैं, उन्होंने बोला कि इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा कटु, अम्ल, उष्ण इत्यादि पदार्थों का इच्छा होने लगती है। और मेडिसिन क्या बोलते हैं कि शीत कल्याणक घृत, मतलब शीत कल्याणक घृत जो है इसमें बताया है चरक संहिता में, उसका अगर हम यूज करते हैं तो मेंसेस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। कल्याणक घृत, कल्याण करने वाला। अभी इसके बारे में हमारे जो गुरुजी हैं, जिनके पास मैंने 12 साल सिखा आयुर्वेद, वो ऐसा बोलते हैं कि जैसे हमारा ब्रेन होता है उसी तरह से ना हर ऑर्गन का एक ब्रेन होता है। तो जैसे कोई इंसान पागल हो जाता है तो वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करता है, उन्माद अपस्मार हो जाता है, तो उसमें ये महाकल्याणक घृत बताया है, कल्याणक घृत बताया है कि वह ना ब्रेन को ठीक करे। उसी तरह से यूट्रस है, उसका भी अपना ब्रेन है, हार्ट है, उसका भी अपना ब्रेन है, किडनी है, उनका भी अपना ब्रेन है। एक तरह से ऐसा सोचा जाए तो अगर मेंसेस नहीं आ रहे हैं तो उसका ब्रेन जो है वो विकृत हुआ है, ऐसा सोचिए अब। तो अगर हम शीत कल्याणक घृत देंगे तो उसका ब्रेन को वो अच्छा कर देगा, यूट्रस के, मतलब फिर क्या होगा कि उसके नॉर्मल फंक्शन आएंगे। शीत कल्याणक घृत जो है वो मेनली ब्रेन रिलेटेड या मन पे काम करता है। तो ऐसा सोचिए कि अब यूट्रस का जो फंक्शन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंटरीली एक्शन है कि मेंसेस आना या फिर हार्ट का बीट होना, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो अपने आप हार्ट बीट कर रहा है, किडनीज अपने आप फंक्शन कर रहे हैं। तो मतलब उनको भगवान ने, ऐसा कुदरत ने दिया है कि वो अपना डिसाइड खुद करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो हमको उनके ब्रेन को ठीक करना है, एक तरह से ऐसा एक्चुअल ब्रेन नहीं,
मतलब एक्चुअल ब्रेन और वो सारा विलाइज और ये मतलब ड्यूरामीटर पियामीटर ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं एक क्रिया के हिसाब मतलब फिजियोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसीलिए ना शीत कल्याणक घृत देंगे तो वो सारे ऑर्गन्स अपने फंक्शन करने लगते हैं। और भाव मिश्रा ने बोला है कि अगर कटु रस की इच्छा हो रही है तो कटु रस दीजिए, अम्ल रस की इच्छा हो रही है तो अम्ल रस दीजिए, उष्ण जो भी इच्छा हो रही है मतलब बॉडी में उसकी कमी हो गई है इसलिए वो रस देने से वो चिकित्सा हो जाती है। मेंटली भी पेशेंट को अच्छा लगेगा तो मेंटली स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो क्योंकि काम शोक भयात वायु बहुत ज्यादा शोक करने से, घबराहट होने से और स्ट्रेस लेने से मेंसेस नहीं आते हैं कभी कभी। तो जब हम उनको वैसे माइंड जो चीज चाहते हैं वो चीज देंगे तो अपने आप उनका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, माइंड रिलैक्स होगा तो अपने आप मेंसेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल भी ट्रीटमेंट बोला है। उसके बाद में बोला है कि नष्टार्थव, रजोनाश या अनार्थव, जिसमें मेंसेस ना, जैसे मैंने एक पेशेंट का बताया कि उनका मेंसेस ही बंद हो गया, मतलब मेंसेस आ ही नहीं रहा था 30 साल की उम्र में। तो इसमें क्या क्या होता है तो वो मैं बता रहा हूँ। दोषार आवृत्त मार्गत्वाद आर्तवम नश्यति स्त्रियाः, मतलब दोषों से अगर मार्ग आवृत्त हो जाए मतलब दोषों की वजह से, जैसे नाली है, नाली में बहुत ज्यादा कचरा कचरा जमा हो जाए तो नाली में फ्लो नहीं होता है, कोई पाइपलाइन है उसमें बहुत सारा कचरा जमा हो जाए तो वह मतलब वो जो भी पानी है या पेट्रोल है डीजल है उसके पाइपलाइन में वो ब्लॉक होने से या गैस के तो ब्लॉकेज हो जाता है। उसी तरह से दोषों से आवृत हो जाता है तो वो जो मार्ग जो रहता है वह आर्तवाहिनियां जो रहती है वह ब्लॉक हो जाती है और उसकी वजह से नष्टार्थव होता है। दूसरा है वात पित्त वात कफावृत मार्गाणम तो प्रवर्तम मानम, मतलब है अष्टांग संग्रह में ऐसा बताया है कि वात से और कफ से, कफ कैसा रहता है तो स्त्यान रहता है, बहुत ऐसा चिपका 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 जो कफ रहेगा मतलब विकृत कफ को स्त्यान कफ बोलते हैं, बहुत ज्यादा चिपका चिपका कफ और वायु का रुक्ष गुण, उसकी वजह से क्या होगा कि मार्ग वाहिनियां जो होती हैं वायु की वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी क्योंकि ड्राइनेस आ जाएगा, तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी और ड्राइनेस आ जाएगा, इसकी वजह से यह नष्टार्थव या रजोनाश या अनार्थव हो जाता है। इसके बाद में दूसरा पेज निकालिए, इसमें यही चीज जो मैंने संस्कृत में बोला उसी को हिंदी में बोलते हैं कि दोषों का वात और कफ द्वारा रक्त का मार्ग अवरुद्ध होने से भेल संहिता जो है मतलब जो ये अग्निवेश जो थे वो लोग 6 शिष्य थे तो आत्रेय जी के, तो उनमें हारिस शार्पाणी और भेल अग्निवेश ऐसे 6 शिष्य थे तो उन्होंने भी सब लोगों ने संहिता लिखी है। तो भेल संहिता में ऐसा बताया है कि विकृत विकृत जो रहेगा रक्त और अल्प रक्त रहेगा शरीर में संचार नहीं कर पाता, इस वजह से इससे भी ये रजोनाश नष्टार्थव ये सारे सिम्टम आ जाते हैं। और भाव प्रकाश निघंटू जिन्होंने लिखा है भाव प्रकाश मिश्रा, उन्होंने बोला है कि रजोनाश जो है वात का नानात्मक विकार है। मतलब आप लोगों ने जैसे ये पढ़ा होगा चरक संहिता में कि वायु के पित्त के कफ के सामान्य विकार और नानात्मक विकार, वायु के कितने हैं 80 टाइप्स बताए हैं उन्होंने, फिर पित्त के कितने बताए हैं तो 40 बताए, कफ के कितने बताए तो 20 बताए नानात्मक विकार। उसी तरह से भाव प्रकाश ने अपना एनालिसिस किया तो उन्होंने कहा कि रजोनाश जो है ये वायु का नानात्मक विकार है, उसमें ये आता है न नानात्मक, मतलब वो कॉमन नहीं है, जो अनकॉमन चीज होता है उसको नानात्मक बोलते हैं, ये अनकॉमन है, मतलब सभी लोगों को ये आर्तवनाश होगा ऐसा नहीं है, जो अनकॉमन विकार होते हैं उसको नानात्मक विकार बोलते हैं। फिर लक्षण, इसमें आर्तव का नहीं दिखना या आर्तव का संपूर्ण क्षय न होकर तो वर्तमान आर्तव का नहीं दिखाई पड़ना, मतलब इसमें पूरा ये नहीं हुआ है, मेनोपॉज नहीं हुआ है, जैसे मेनोपॉजल सिम्टम होते हैं कि उसमें पूरा जो यूट्रस होता है वो पूरा श्रिंक हो जाता है, फिर उसके बाद में ये जो एंडोमेट्रियम है वो श्रिंक हो जाता है, उसमें थोड़ा भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है आर्तवनाश ये सब ये टेम्पररी फेज है, इसमें क्या होता है कि पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, इसमें रास्ता रोका हुआ है, मतलब दोषों की वजह से रास्ता रुका हुआ है, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। चिकित्सा करते हैं तो वात कफ नाशक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि रज प्रवर्तनी वटी देंगे, देवदारवादिश कार्पास मोलासव, यह क्या करते हैं कि वायु और कफ का ये नाश करते हैं, मतलब वायु जो रुका हुआ है ऐसा बोलते हैं कि बेवकूफ की तरह रुका हुआ वायु उसको मूढ़ वायु बोलते हैं, मतलब वायु रुका हुआ है, अपान वायु रुका हुआ है, तो इसीलिए वात चिकित्सा करते हैं, वात को नष्ट करने वाली और कफ को नष्ट करने वाली। तो कफ को नष्ट करने के लिए ये जो है रज प्रवर्तनी वटी वो क्या करता है शरण करता है, कफ जो रुका हुआ है उसको पिघला देता है और पिघला के उसको फ्लो अच्छा कर देता है, इसलिए पातक द्रव्य का प्रयोग। फिर पित्त वर्धक द्रव्यों का प्रयोग, जो पित्त को बढ़ाए, पित्त जितना बढ़ेगा उतना आर्तव बढ़ेगा,
तो इसीलिए वो जो बताया तिल बताया है, तिल देना चाहिए। और ऐसा दवाई देना है कि मतलब उष्ण तीक्ष्ण दवाइयां देनी है। अब तो हमारे पास ना बहुत सारी दवाइयां हैं जो उष्ण तीक्ष्ण है, जैसे शुंठी पाउडर हो गया, तिल हो गया, फिर उसके बाद में बीज वाले जितने भी हैं पदार्थ वो सब हो गए। वो सब देने से क्या होगा कि अपने आप ये आर्तव जो रुका हुआ है टेम्पररी वो सब आने लगता है। फिर बाह्य प्रयोगार्थ औषधियां और क्या देना है, तो इसमें शतावर्यादि अनुवासन बस्ती जो त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय है उसमें शतावर्यादि बस्ती बताया है। तो उसी शतावर्यादि मतलब शतावरी जो है ना, शतावरी जो है वह क्या होता है, ब्रिहण होता है, रसायन होता है। तो रसायन द्रव्य क्या होते हैं कि जहां भी डिजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं या फिर रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र की अग्नि जो विकृत हो गई है तो वहां पे वो नरिशमेंट करते हैं, उसको ब्रिहण करते हैं, यापन करते हैं। तो इसलिए शतावर्यादि अनुवासन बस्ती, शतावर्यादि तेल मिलता है मार्केट में, उसका अनुवासन बस्ती है। अगर हमने अगर मात्रा बस्ती में देना है तो 100 ml से 120 ml या 80 to 100 ml तक रोज देना है। या फिर क्या करना है कि अनुवासन बस्ती जो है वो 200 ml तक दे सकते हैं अगर फुल मात्रा में देना है। लेकिन पेशेंट कितना होल्ड कर पाते हैं बस्ती को वो इंपॉर्टेंट होता है। बस्ती प्रत्यागम जो रहता है, हमने बस्ती तो दे दिया लेकिन वह 6 घंटे से 12 घंटा तक पेट में रहना चाहिए, उतना होल्ड होना चाहिए। अगर उतना नहीं कर पा रहे हैं तो मात्रा बस्ती दीजिए। और क्या क्या दे सकते हैं, तो अभी पित्तवर्धक जो दवाइयां हैं वो क्या देना है, तो इक्ष्वाकु बीज, ये पित्त को भी बढ़ाएंगे और आर्तव को भी ठीक करेंगे। फिर दंती, चपला, मदन फल, किण्व, यवशुक के स्नुई शीर के साथ पीस कर वर्ती बनाकर योनि में धारण करना है। हाँ, अभी क्या है, मदन फल वगैरह जो है ना, ये दंती द्रवंती, ये सब द्रव्यों का जब हम वर्ती बनाते हैं, मतलब एक जैसे आप लोगों ने धूप देखा होगा, धूप को जलाते हैं तो उसी तरह का वर्ती बनाना है। आप लोगों ने भैषज कल्पना में पढ़ा है वर्ती कल्पना, तो वर्ती बना के सपोसिटरी बोलते हैं। एलोपैथी में भी बहुत सारे मेडिसिन का सपोसिटरी बोलते हैं। तो ऐसा ही ना वर्ती बना के योनि में रखना है। योनि में जब रखेंगे ना तो अपने आप मेंसेस आने लगते हैं और बहुत ज्यादा फायदा होता है। और क्या करना है, तो आभ्यंतर प्रयोग के लिए काले तिल का काढ़ा बनाना है और गुड़ में मिलाकर सुबह सुबह पीना है। फिर तिल लेना है, शेलू नाम की वनस्पति होती है। फिर कारवी, मतलब कारवी को शाह जीरा बोलते हैं, जीरा का एक टाइप होता है, वो मिलता है कारवी। इसके काढ़े में गुड़ मिलाकर पीने से आर्तवशय का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर ज्योतिषमती जो वनस्पति होती है, ये संज्ञा स्थापन गण में भी आती है, ये वहां पे संज्ञा देती है, मतलब स्टिमुलेशन देती है। तो ज्योतिषमती पत्र हो गया, राजिका, उग्रा, असन, इसको पीस के ठंडे पानी में जल में करके और फिर पीना है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। और क्या देना है, तो पित्तवर्धक लहसुन होता है, लहसुन का सेवन करना है। फिर शतावरी, शतपुष्पा, इसका प्रयोग करना है। फिर फलघृत मार्केट में आता है, ये बाबा रामदेव भी बनाते हैं और हर कंपनी बनाती है। तो फलघृत जो रहता है ना, वो गर्भाशय को रसायन है, बल्य देता है और मेंसेस के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फलघृत देना है। फिर वृहद शतावरी घृत देना है। वृहद शतावरी घृत से भी मेंसेस अच्छे आने लगते हैं, उससे वायु का और कफ का शमन होता है और फिर ना मेंसेस अच्छे आने लगते हैं। पथ्य में क्या देना है, खाने पीने में, तो भोजन में मछली देना है, मत्स्य देना है, कुल्थी देना है। फिर अम्ल रसात्मक आहार, खट्टे खट्टे चीज देने हैं जिससे ना पित्त बढ़े ज्यादा। फिर तिल देना है, मांस देना है, मांस मतलब उड़ीद देना है, लहसुन का सेवन करना है। और पीने में सुरा, गोमूत्र, फिर उदश्वेत, दधी, शुक्त, शुक्त मतलब एसिडिक कल्पना जो बताइए अपने भैषज कल्पना में, शुक्त कल्पना वो देना है। अब तीसरा है कि आर्तव अतिवृद्धि। मैं ना ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसी का मैं मॉडर्न पार्ट कल पढ़ाऊंगा सारा, कि मेनोरेजिया क्या होता है, डिसमेनोरिया क्या होता है, फिर मेट्रोहेजिया क्या होता है, फिर अमेनोरिया क्या होता है। ये मैं ना डॉन की बुक से कल पढ़ाऊंगा, उसमें और भी अच्छे से साइंटिफिक बताए हैं। अभी आयुर्वेद का पढ़ लेते हैं। फिर आर्तवती वृद्धि होती है, मतलब इसमें मेंसेस बहुत ज्यादा होता है, वायु की वजह से मार्ग का अवरोध होने से वृद्ध आर्तव हो जाता है। तो क्या होता है कि आर्तव अंग मर्द अति प्रवृत्तिम दौर्गंध्यम च, मतलब आर्तव का अति प्रवृत्ति होता है और दुर्गंधता आती है, मतलब बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आता है। अब इसमें क्या होता है कि अंग मर्द होता है, अंग मर्द मतलब अंग में मर्दन करने की तरह जैसे मसल दिया गया है, उस तरह से बॉडी पेन होता है आर्तवती वृद्धि में। वृद्ध आर्तव द्वारा वायु के मार्ग का अवरोध हो जाने से ये सिम्टम हो जाते हैं। आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? हेलो, कुछ डिफिकल्टी लग रही है तो आप लोग पूछिए मुझसे, और ऐसे घबराइए मत कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, पीएचडी डॉक्टर हूँ। आप लोग पूछिए, अगर बेवकूफ की तरह भी पूछेंगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा।
जो भी डाउट्स है आप लोग पूछिए, मुझे इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं। फिर क्या होता है कि इसमें आर्तव की अति प्रवृत्ति होती है, मतलब मेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं, आर्तव में दुर्गंध होता है, मतलब बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आता है, और उसमें पित्त धर्मता, मतलब आर्तव जो रहते हैं उसमें पित्त दोष रहता है। अभी रक्त का, पित्त का और आर्तव का संबंध रहता है, तो इसकी वजह से आर्तव में बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आता है, और इसमें पैड्स बहुत ज्यादा चेंज करने पड़ते हैं, इसको मेनोरेजिया बोलते हैं। और ये मेनोरेजिया और जो रक्त प्रदर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि मेंसेस का ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, और जो रक्त प्रदर है उसमें वॉल्यूम भी ज्यादा रहता है और वो ड्यूरेशन भी ज्यादा रहता है, वो अश्रिक दर बोलते हैं, वो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। फिर चिकित्सा क्या देना है, जो जिसमें आर्तव वृद्धि ज्यादा हो रही है, मतलब इसमें 3 दिन ही आएगा, 5 दिन ही आएगा, लेकिन ज्यादा वॉल्यूम में आता है, बहुत ज्यादा मेंसेस आते हैं, तो चिकित्सा ऐसा बोला है, तेषाम यथा स्वम संशोधनम शपणम च श्रेयाधिक वृद्धे क्रिया विरुद्धे प्रकुर्वित, ये सुश्रुत संहिता में बताया, मतलब दोषों का अत्यधिक विकृत होने से दोषानुसार संशोधन करना चाहिए। जैसे अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो विरेचन दीजिए, अभी पित्त का काल है, शरद ऋतु, तो इसमें विरेचन देना है, तो विरेचन के लिए आप लोग क्या क्या लेंगे कि 3 दिन तक स्नेहन शोधन कर दीजिए, मतलब घृत पान करा दीजिए, और उसके बाद में स्वेदन दे दीजिए, फिर 1 दिन विश्राम काल और 14 दिन विरेचन दे दीजिए। विरेचन के लिए आपको क्या करना है, तो त्रिवित लेहम करके एक दवाई आती है, वो दे दीजिए, या एरंड तेल दे दीजिए, या गंधर्व हरित की दे दीजिए, या अभ्याधि मोदक दे दीजिए, दंती, त्रिवित, बहुत सारे ऐसे दवाइयां हैं, सोनामुखी चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, काला मनुका, किशमिश, या एरंड तेल, बहुत सारी जो विरेचन की दवाइयां हैं वो देने से सारा पित्त निकल जाएगा। तो जब पित्त निकल जाएगा, पित्त का द्रव गुण निकल जाएगा, तो फिर पित्त नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा, उससे ना फिर मेंसेस ठीक हो जाता है। दूसरा है कि दोषों के अल्प विकृत होने पर दोषानुसार शपन या शमन करना है। अभी जो संशोधन है उसमें एक वमन भी दे सकते हैं, अगर कफ जैसा है सिम्टम, मतलब लेसदार बहुत ज्यादा क्लॉट्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसमें हमें वमन देना पड़ता है। अगर पित्त ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा लिक्विड जैसा आ रहा है, पित्त का वृद्धि हो, पित्त की वृद्धि से आर्तवी वृद्धि है, तो हमें विरेचन देना है। अगर पेन बहुत हो रहा है, पेनफुल मेंसेस हो रहे हैं और उसमें आर्तव वृद्धि है, तो उसमें बस्ती चिकित्सा करना चाहिए। 1 मिनट। तो फिर ना ये पेशेंट का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फिर दोषों के अल्प विकृत होने पे अगर थोड़ा सा है तो हमें क्या करना है, शमन, शपन या संशमन। तो इसमें जो मैंने बताया कि ये बोलबद रस, प्रद्रांतक लौ, प्रद्रांतक रस, फिर उसके बाद में हमें ना ऐसा शोणि स्थापन गण की दवाइयां, चरक सूत्र स्थान में शोणि स्थापन गण की दवाइयां, वो ना ब्लड को रोक देती है। उसके बाद में ये देना है, रोकने वाली कुटजा रिष्ट है या अशोका रिष्ट है, उससे ना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। या क्षय के अविरुद्ध विशेष चिकित्सा, अगर ना वहां पे क्षय हुआ है बहुत ज्यादा, मतलब वहां पे कुछ विकृति हुई है और उसकी वजह से रक्त का अति प्रवृत्ति हो रहा है, आर्तव का वृद्धि हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि बृहन करने वाली दवाइयां देनी है। बृहन करने की दवाइयां देंगे ना, क्षय के अविरुद्ध, क्षय के ऑपोजिट, मतलब हमें ऐसी दवाइयां देनी है जिससे बृहन हो, तो अपने आप वो आर्तव का जो है बहुत ज्यादा, वो सब ठीक हो जाता है। उसके बाद में अगर कुछ चीज समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। फिर आर्तव दुष्टि, आर्तव दुष्टि क्या होता है कि जिसमें मेंसेस जो रहते हैं वो गंदे गंदे अलग तरह का आते हैं, जैसे बहुत ज्यादा ब्लैकिश कलर का आएगा, जिसमें क्लॉट्स आएंगे, बहुत ज्यादा क्लॉट आएंगे, थ्रेड आएंगे, व्हाइट डिस्चार्ज होगा, फिर उसके बाद में दुर्गंध आएगा, पस सेल्स आएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, अब ये आगे आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ये क्यों होता है, निदान मतलब हेतु क्यों होता है, तो रजस वाला स्त्री को नस्य देने से। अभी जो जिसको मेंसेस आए हैं और उसमें हम लोग ना उसको जबरदस्ती पकड़ के और नस्य दे रहे हैं, तो जो 5 दिन मेंसेस का टाइम होता है ना, उसमें कभी भी नस्य नहीं देना चाहिए, ये वर्ज्य किया गया है। दूसरा है कि अत्यधिक उष्ण अन्नपान के सेवन से, मतलब बहुत ज्यादा गर्म अगर खा रहे हैं, गरम गरम चीज बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उसके वजह से ये तो, एक तो वो गर्म भी होता है और वीर्य वीर्य से भी गर्म होता है वो चीज खाने से। और मृदु कोष्ठी स्त्री को स्नेहन शोधन के पश्चात अत्यधिक मात्रा में औषध देने से, मतलब मृदु कोष्ठी पेशेंट है और उसको मैंने इच्छा विधि रस से विरेचन कराया, तीक्ष्ण विरेचन कराया, जबकि उसको जरूरत नहीं थी इतना स्ट्रॉन्ग विरेचन की। उसको मतलब उसको सिंपल हम ये दे सकते थे, काला किशमिश जो रहता है, जो मनुक्का रहता है, उसको 5-6 भिगो के और रात को दे देंगे, पेट साफ हो सकता है। क्योंकि मैंने इच्छा भी दे दिया। एक मिश्रक स्नेह आता है, मिश्रक स्नेह में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव रहता है, वह देने से क्या होगा कि आर्तव की दुष्टि हो जाती है, वायु का प्रकोप हो जाता है।
अब इसका भेद बताते हैं कि आर्तवमपि त्रिभी दोषैः शोणित चतुर्थैः पृथक द्वंद्वैः समस्तैश्च चोपम सृष्टम बीजम भवति। इसका मतलब है कि आर्तव जो रहता है वो तीनों दोषों से और रक्त से दूषित हो जाता है। या पृथक द्वंद्वैः मतलब वात पित्त कफ वात कफ। पृथक द्वंद्व मतलब जो दो दोष हैं उससे, समस्ते मतलब तीनों दोषों से, इन सब से ये दुष्ट हो जाता है। तदपि मतलब ऐसा, तद अपि मतलब इसलिए दोष वर्ण वेदना वेदनादिभिर विज्ञेयम, इसलिए हमें दोष देखना चाहिए कि कौन सा दोष का है, वर्ण देखना चाहिए मतलब किस तरह का मेंसेज आ रहा है, फिर वेदना देखना चाहिए, वायु के कारण बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा, पित्त की वजह से बर्निंग सेंसेशन होगा, बर्निंग भी होगा, पेन भी होगा, और कफ की वजह से मंद मंद वेदना होगी। तो वेदना भी जो है तीनों दोषों के हिसाब से अलग अलग तरह की होती है। फिर विज्ञेय मतलब जानना चाहिए। तेषु कुणप ग्रंथि मतलब उसमें क्या क्या होता है, तो कुणप ग्रंथि मतलब क्लॉट्स आते हैं बहुत ज्यादा। और कुणप मतलब जो डेड सेल्स होते हैं उसके ना बहुत सारे क्लॉट्स आते हैं। पुति पुति मतलब सड़ा हुआ। पुए मतलब ये पस आता है। क्षीण मतलब कम मात्रा में। मूत्र मतलब यूरिन आने लगता है कभी कभी। मेरे एक पेशेंट है उनको ना ये जो आर्तव जो था ना उसमें यूरिन की तरह बहुत गंदा स्मेल आता था। फिर तो ऐसा पता चला कि उनका ना ये हो गया था, वजाइनल प्रोलैप्स हो गया था, यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया था। और वो क्या करती थी कि जब मोशन पास करने जाती थी तो बहुत जोर लगाती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका एक बार तो जितना भी ये एनस का भाग है वो बाहर आ गया, उसको रेक्टल प्रोलैप्स बोलते हैं। रेक्टम पूरा बाहर आ गया और दूसरा वजाइना का भी पूरा अंदर से बाहर आ गया। वजाइनल प्रोलैप्स भी हो गया और इसका भी प्रोलैप्स हो गया क्योंकि जोर लगा लगा के मोशन पास करती थी। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनका ऑपरेशन कराया गया। ऑपरेशन कराते टाइम जो यूरिनरी ब्लैडर का कुछ भाग है ना उसमें कुछ होल हो गया और वो ना यहाँ पे वजाइना में उसका ओपनिंग है, इसलिए उनका जो ये आता है मेंसेस आता है ना उसमें यूरिन भी आता है। तो ये इसीलिए मूत्र वाला जो रहता है, मूत्र के साथ में जो मेंसेज आता है उसको ये बोलते हैं। फिर पुरुष कभी कभी क्या होता है कि कोई ना कोई कारण से अंदर ही अंदर साइनस हो जाता है या होल हो जाता है, तो जो सिग्मोइड कोलोन या रेक्टम है ना वहां से ओपनिंग हो जाती है अंदर ही अंदर, तो मेंसेज के साथ में पुरुष भी आता है। तो यह सब इसको हम जान के साध्य और असाध्यता यह देखना चाहिए हमें। इसके बाद में बोल रहे हैं वात पित्त श्लेष्म कुणप ग्रंथि कुणप गंधी ग्रंथि पोय क्षीण मूत्र पुरुष रेतांसी स्वबीजानी भवंती। मतलब हमें ये देखना, अष्टांग संग्रह वाले बोल रहे हैं कि वात से, पित्त से, श्लेष्मा से, फिर कुणप गंधी मतलब डेड बॉडी की तरह स्मेल वाला, फिर ग्रंथि मतलब क्लॉट्स, पोय मतलब पस, क्षीण मतलब कम, फिर मूत्र पुरुष रेतांसी, मूत्र और पुरुष इन सब से जो मिक्स होके जो आता है उसको हम आर्तव दृष्टि बोलते हैं। वातादि कुणप ग्रंथि पोय क्षीण अल्पहयम बीज असमर्थन ऋताश्रम, मतलब ये इस तरह के 8 जो है शुक्र दोष, जिस तरह से शुक्र दोष होता है पुरुषों में उसी तरह से 8 स्त्रियों में भी दोष होता है, वो बता रहे हैं। तो नीचे एक डायग्राम बताए हैं उसमें आर्तव दोष बताए और दोष प्रधानता बताइए। तो वातज जो आर्तव दोष रहता है उसमें वात की प्रधानता होती है, पित्तज है उसमें पित्त की प्रधानता होती है, कफज है उसमें कफ की प्रधानता होती है, कुणप गंधी होता है उसमें रक्त की प्रधानता होती है और उसमें रक्त जो रहता है वो बहुत दिन तक संचित होता है और उसमें डेड बॉडी की तरह स्मेल आता है। फिर ग्रंथिभूत, ग्रंथि मतलब क्लॉट्स हो जाते हैं, जैसे गांठ गांठ आती है बहुत ज्यादा, ऐसे रेडिश और सफेद अलग अलग तरह की गांठ आती है, उसमें वायु और रक्त की वजह से आर्तव जो होता है वो दूषित हो जाता है। फिर पुतिपोय या पोय, इसमें पुतिपोय मतलब पस वगैरह रहता है, उसमें क्या रहता है पित्त और कफ का इन्वॉल्वमेंट रहता है। फिर क्षीण आर्तव मतलब उसमें कम रहता है तो वात और पित्त की वजह से। और मूत्र पुरुष गंधी व मल संदृश, इसमें सन्निपात रहते हैं, तीनों दोष प्रकोपित होते हैं, तीनों दोष प्रकोपित होंगे तो मूत्र आएगा पुरुष और इस तरह का गंदा स्मेल भी आएगा, उस तरह का गंदा स्मेल वाला आता है। आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? हेलो हाँ, आप थोड़ा कुछ बताइए, आप लोग के आसपास कोई स्पेशल उनमें कॉपर टिस्टी रखी है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि इससे शायद यूट्रस खुल जाए जो श्रिंक हो गया। नहीं, फिर ये ट्रीटमेंट क्या है? ये कॉपर टी तो कॉन्ट्रासेप्टिव रहता है, मतलब जो स्पर्म सेल्स जो जाते हैं अगर सेक्स होगा तो स्पर्म जाएंगे तो कॉपर जो रहता है वो स्पर्मिसाइडल रहता है, तो उसमें क्या होता है
तो कॉपर टी लगाने से क्या कैसे श्रिंक जो है वो कैसे खुलेगा? पता नहीं इसके सर, लिए उनको गलत ही पहले भी उनको जो मतलब मेडिसिन दी थी कुछ एलोपैथिक, और सर उन मेडिसिन में उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स ही दे दी थी कि इनसे तुम्हें मतलब मेंसेस आ जाएगी। नहीं, फिर आप उनका केस लीजिए ना, मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ, आप ठीक कर दीजिए ना। ओके सर। सर आप आज आज मेरा नंबर ले लीजिए, आप उनका केस लेके आइए, सारे रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप करिए, फिर मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो जो श्रिंक हुआ है वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा और उनके मेंसेस भी अच्छे हो जाएंगे और ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या है ना कि अगर आपने यूट्रस से निकाल दिया तो बहुत सारे बॉडी में बुढ़ापा जैसे डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाएंगे। यस सर, यूट्रस यस, उनकी कभी तो भी एज रिमूव नहीं करेंगे। 36 है अभी। सोचिए 36 एज में यूट्रस निकाल देंगे तो फिर क्या, रास्ता ही निकाल देंगे तो फिर मेंसेस कहाँ से आएगा? यस आपने सर। उनका केस ले लीजिए और बोलिए कि हम आयुर्वेद से ठीक करेंगे, और आप भले उनसे पैसा लीजिए या ना लीजिए, लेकिन आपको अगर ऐसे केस सॉल्व करेंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसे बोलते हैं ना, क्वचित धर्म क्वचित अर्थ क्वचित यशा, चिकित्सा नास्ति निष्फला। चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होती है, कभी मैत्री होती है, कभी फ्रेंडशिप होती है, कभी पैसा मिलता है, कभी कर्माभ्यास मतलब प्रैक्टिकल सीखने को मिलता है। इसलिए आप केस लीजिए और फिर मुझे बताइए। और किसी के पास पेशेंट आए क्या जी? और किसी के पास पेशेंट आए हैं क्या ऐसे मेंसेस से रिलेटेड? हेलो सर। हाँ बताइए। हाँ नमस्ते सर। एक पेशेंट थी, उनकी मतलब इस समय एज 30 ईयर्स है। जी जी हाँ सर, सुन रहे हैं? जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, तो उनकी जो 2013 से ये प्रॉब्लम थी कि मेंसेस बहुत कम आते थे, और इस समय अच्छा। उनकी जो स्किन है हाइपर पिगमेंटेड है। देखिए आर्तव जो है ना वहां पे क्षय हो गया है, इसकी वजह से जो मेंसेस आना चाहिए, मतलब मेंसेस का ब्लड है वो मल है, वो निकलना चाहिए, वो नहीं निकल पा रहा है तो विमार्गमन हुए। मतलब जैसे मुझे जाना था दिल्ली और मैं चला गया हैदराबाद, तो इसीलिए ना वो स्किन पे चला गया और इसलिए हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है। तो हम ये केस भी आप ले लीजिए, मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा और आप ठीक कर दीजिए तो आपको सीखने को भी मिलेगा, पेशेंट भी दुआएं देंगे, आपको ब्लेसिंग मिलेगा। हाँ, और ऐसे केसेस देखने को मिले क्या, आप बताइए। सर हेलो हाँ जी हाँ जी। सर, वाइट वाटर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है हाँ मेरे नोन में, और उन्हें खुजली भी बहुत होती है, मतलब एक्सेसिव खुजली होती है उस एरिया में। वेजाइनल पोर्शन की जितना अच्छा। एरिया है वहाँ पे एक्सेसिव खुजली होती है और वाइट वाटर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है। जी जी। तो ना उनका डाइजेशन कैसा है, मतलब उनको भूख लगती है कि नहीं लगती है, ये ना मुझे केस बताइएगा। सर उन्हें ये बहुत भूख कफज लगती आर्तव। है, एक्चुअली उन्हें भूख बहुत ज्यादा लगती है और खाते भी बहुत है, बट उनका उतना मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाता। हाँ तो ये ना ग्रहणी दुष्टि की वजह से हो रहा है, कफज कफज ग्रहणी का प्रॉब्लम है इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो कफज ग्रहणी का इफेक्ट हो रहा है, कफज आर्तव वृद्धि ऐसा हो रहा है, तो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और स्टिकी स्टिकी बहुत ज्यादा आ रहा होगा, और इसीलिए कफ की वजह से कंडू है, मतलब इचिंग हो रहा होगा, है ना? हाँ जी ये केस भी आप मुझे बाद में बताइए, मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ और आप ठीक कर दीजिए अपनी मॉम को परमानेंट। 3 महीना इलाज करना है, 12 हफ्ते, उसके बाद में वो ठीक हो गई तो लाइफ में कभी नहीं होगा वाइट डिस्चार्ज। ठीक है, ओके ये लेक्चर होने के बाद मुझे कॉल करिए। और पेशेंट है क्या आप लोग के आसपास? सर एक लड़की है, वो 21 ईयर्स की मेरी नॉन है, बट उसको जैसे हेयर्स बहुत आते हैं, मतलब कि ब्रेस्ट एरिया फिर चिन एरिया पर, बट जब हाँ। उसका पीसीओडी का टेस्ट वगैरह करवाया था सर, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। अच्छा, तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक किया है क्या? सर सब एक नॉर्मल हार्मोन है, का सब नॉर्मल आया उनका। और कहाँ पे उसको हेयर्स ज्यादा आते हैं, फेस पे? ब्रेस्ट एरिया पे और चिन एरिया पर। अच्छा, ये केस भी आप मुझे बताइएगा, मैं इसका भी ट्रीटमेंट बताऊंगा, इसका परमानेंट हम ठीक कर देंगे। ये एलोपैथी के हिसाब से सब नॉर्मल है रिपोर्ट, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से नहीं है, उनको कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम है। मुझे बाद में बताइए तो मैं आपको बताता हूँ, फिर आप ठीक कर देंगे तो वो कितना ब्लेसिंग्स देगी कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। जी सर, मेरे पास एक केस है जिसमें एक मैंने यूएसजी हाँ। कराया, तो उसमें तो PCOD मैंने 2 था। मंथ मेडिसिन चलाया। जी क्या सर, क्या PCOD। चलाया, क्या चलाया? तो मैंने एलोपैथ मेडिसिन दिया था। क्या क्या? हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी? जी मैंने सर सेमराल फोर्ट दिया था, हाँ और उसके बाद एसिक्लोसिरेसिव पेप्टिडेज भी दिया था, बीडी, हाँ और
इंट्रोडेक्ट DSR OD हमने दिया था, फोलिक एसिड हाँ। रात में OD एक टाइम, हाँ और उसको कंटिन्यू मैंने 1 मंथ दिया। ठीक, पहले बहुत ज्यादा हाँ। पेन होता था, वो तो रिलीफ हो गया, लेकिन अब महीने हाँ। में अगर एक बार पेन होता है तो बहुत ज्यादा पेन होता है। हाँ। मैंने उनसे बोला और कंटिन्यू वो उसका डायमेंशन कितना है? सिस्ट का डायमेंशन कितना है? सिस्ट कितना बड़ा है? 120/2 है सर। 120 mm। जी आप देख के बताइए, अगर आप इनका पूरा परमानेंट ठीक करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करिएगा, मैं इनका पूरा ठीक से अच्छा ट्रीटमेंट बताऊंगा कि थोड़ा भी सिस्ट नहीं रहेगा, पूरा डिसॉल्व हो जाएगा मेडिसिन से। आयुर्वेद में इतना अच्छा स्कोप है ना, आप लोगों को पता नहीं है। असल में आयुर्वेद सिखाया नहीं जाता। प्रैक्टिकली अगर आप लोग आयुर्वेद सीख जाएंगे ना, इतना पैसा है आयुर्वेद में, इतना पैसा है, इतना बेस्ट रिजल्ट आता है, परमानेंट पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ठीक है, आप मुझे बाद में बताइए। हेलो। और हाँ जी बताइए। सर मेरी एक पेशेंट है, तो उसको सर लगभग 2 दिन उसको मेंसेस रहता है। हाँ, और 1 से 2 पैड यूज करती है वो। और सर उसका AMH लेवल बहुत कम है। तो सर उसको अभी प्रेगनेंसी में मतलब उसको प्रेगनेंसी कंसीव करना है और 33 ईयर उसकी एज है। तो उसको सर अच्छा। प्रेगनेंसी आगे कंसीव हो सकती है या नहीं, और उसका पीरियड 100% हो रेगुलर सकती तो है। आप कर देंगे? रेगुलर भी कर देंगे और AMH वैल्यू बढ़ा देंगे। अगर कुछ ऐसे मेडिसिन है, मेडिसिन खाने से ना जो एंटी मलेरियन हार्मोन है वो इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा ना कि पेशेंट कंसीव हो जाएंगी। एज क्योंकि कम है, अभी मेनोपॉज थोड़ा ना हुआ है उनका। अच्छा, हाँ आप मुझे सर, ये केस तो बताइएगा। सर वो, हाँ सर, मैं आपको रिपोर्ट सेंड कर दूंगी सर। वो पेशेंट मेरे पास कंप्लेंट लेके आई थी कि उसको वो है, मतलब उसको बहुत नहीं हो सारी पा रही। दिक्कतें हैं सर। वो कहती है कि मुझे हमेशा फीवर बना रहता है और ये जो है मुझे पीरियड कम होता है। तो फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट किया था, तो वो लगभग 2 दिन से 3 दिन होने लगा था उसे। और अब गांव के पेशेंट रहते हैं तो वो सोचते हैं 1 ही 2 गोली में उनको पूरा रिलीफ मिल जाए। तो हमने उसका 1-2 महीने ट्रीटमेंट किया था। फिर उसके बाद अभी उसको सर कोई हार्मोन ट्रीटमेंट करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना, कि मतलब दवाई बिल्कुल इसी भी से नहीं। आयुर्वेदिक आयुर्वेद में तो क्या होता है कि मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति है, उसको हम ठीक कर देंगे और उसके AMH वैल्यू इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि आप चेक करेंगे 3 महीने बाद तो AMH वैल्यू नॉर्मल हो जाएगा, 5 तक जाएगा और वो नॉर्मल कंसीव होके उनको प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। अच्छा, और उनके हस्बैंड को भी प्रॉब्लम थी, हमने उनकी भी रिपोर्ट देखी थी। तो उनके जी। हस्बैंड को था कि स्पर्म काउंट उनका कम था, थोड़ा बहुत कम था। तो हमने उनको जी। बोला था कि ये मूसली की जो कैप्सूल होती है ना, मूसली कैप्सूल होती है जो, जी, वो जी। सेवन करें। तो वो वहाँ थे, मतलब यहाँ नहीं थे, तो बाहर थे वो, तो उनको नहीं मिली थी। तो अभी वो उसका भी सेवन नहीं कर रहे हैं। तो बस जी। इनकी मेन AMH की प्रॉब्लम है। दुबई में थे वो, तो वो वहाँ नहीं मिल रहा था उन्हें। जी, तो उनका भी कर देंगे। और दूसरा बात है कि ये उनके हस्बैंड का भी मैं दवाई बताऊंगा, कुछ फॉर्मुलेशन आप वहां से खरीद के और दे दीजिए। उनका स्पर्म काउंट अच्छा हो जाएगा, मोटिलिटी अच्छा हो जाएगा और फिर जो भी और प्रॉब्लम है एसोसिएटेड सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये केस एकदम अच्छा, और सर 100% ठीक होने एक वाला और है। पेशेंट है सर वो थोड़ा, अच्छा जी, सर, एक जी। और पेशेंट है, पर वो सर मतलब कि टॉपिक से मैं हट के उस पेशेंट के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। एक जी। पेशेंट है सर, उसको हमेशा ना शोल्डर में पेन बना रहता है। और जी। उसको मैंने पत्रपिंड स्वेप किया और उसको वो किया, मतलब कि दवाई भी दी। स्टार्टिंग में तो मैंने एलोपैथिक चलाया, क्योंकि उसको रिलीव नहीं हो रहा था। मतलब वो बहुत दिन से, और इसका मतलब लेती थी वो, गैस की भी लेती थी दवाइयाँ कुछ कुछ। तो मैंने उसको अभी पत्तीकर चूर्ण, सूत शेखर रस, ये सब किया, तो उसको गैस में रिलीव है। फिर उसके बाद उसका सर अभी शोल्डर पेन कम नहीं हो रहा है, वो उसका बना ही है। ठीक है, आप ये केस मुझे बताइए, मैं अच्छे से बताऊंगा। तो ये केस 100% ठीक हो सकता है। शोल्डर पेन वगैरह जो हो रहा है ना, इसको हम अवबाहु के विश्वासी की तरह ठीक करेंगे और उसमें नस से चेंज करेंगे तो हो जाएंगे तो वो पेशेंट सर, वो पेशेंट,
अच्छा सर, वो मेनली सर वो पेशेंट जो है वो गिर गई थी, कुर्सी से गिर गई थी। फिर उसके बाद वो लगभग 1 महीने बाद वो डॉक्टर के यहाँ गई। तो फिर उसके बाद तो वो कुछ ऐसे वो भी नहीं कर सकते थे ना, मतलब कि पीओपी नहीं कर कोई सकते बात थे नहीं, उसका। कोई बात तो नहीं। वो उसके बाद जो भी उसको problem- आघातजन्य वात प्रकोप है ना, आघातजन्य वात प्रकोप है, वो हम हाँ, लोग सर। कुछ तेल का अभ्यंग करेंगे, मतलब तेल से मालिश करेंगे, नाक में ड्रॉप डालेंगे, कुछ हाँ, सर। इंटरनल गूगल कल्प देंगे, तो उससे ठीक हो जाएगा। आप ना ये लेक्चर होने के बाद मुझे कॉल करिएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और Okay, सम sir. Okay. Thank इंग्लिश you, sir. पीपल, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर आल्सो आस्किंग मी क्वेश्चन। इफ दे वांट टू आस्क मी देन दे कैन फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश आल्सो। क्या है, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है मुझे व्हाट्सएप पे कि सर आप इंग्लिश में बताइए। सर एक क्वेश्चन थे। नमस्ते सर। जी जी नमस्ते सर वो देर से वेट कर रहे हैं तो बार बार कोई दूसरा ही बोल रहा है। क्या हो रहा है? ये सब पीसीओडी सर, इनको प्रॉब्लम थी, इनके राइट और लेफ्ट ओवरी का जो स्मॉल सिस्ट काफी है, कितना है मल्टीपल है। उनका डायमेंशन कितना है? वो पॉलीसिस्टिक है, मतलब बहुत ज्यादा है। पॉलीसिस्टिक का मतलब ही है। आप ना वो केस रिपोर्ट मुझे भेजिए, मेडिकल रिपोर्ट, यूएसजी रिपोर्ट, मैं देख के फिर आपको बताऊंगा।